नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आलोक। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम उन शख्स या यूं कहें कि शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने काम के जरिए या राजनीति के क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाया। ऐसे ही आज एक शख्स नहीं, शख्सियत हमारे साथ हैं, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। योगेंद्र उपाध्याय जी जो कि राजनीति में लगातार किस तरीके से 3 बार जीत हासिल की है और उच्च शिक्षा विभाग जैसा अहम जिम्मेदार वो भी अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाई है, बखूबी अपने काम को निभा रहे हैं। राजनीतिक परिपक्वता उनकी साफ तौर पर जाहिर होती है। मीडिया फैमिलियर भी हैं, तमाम सारी जो हैं वो विशेषताएं, और सबसे बड़ी बात कि कानून के जो जानकार हैं, जो बारीकियों को किस तरीके से जानते हैं। और आज वो शख्स खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। योगेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे टीवी 27 न्यूज के सबसे स्पेशल शो में। बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है, उच्च शिक्षा जैसा विभाग। किस तरीके से विभाग में जो पहले जो मिला था विभाग और अब कितना आप खुद परिवर्तन पाते हैं योगेंद्र जी? नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और कार्यकर्ता भाव से ही काम करता हूं। और उच्च शिक्षा पहले भी था, आज भी उच्च शिक्षा है जी। और उच्च शिक्षा माननीय योगी जी के कार्यकाल में जो प्रगति को प्राप्त हुई है, पहले उच्च शिक्षा का क्या पूरी शिक्षा का पटवारा था। इस प्रदेश का दुर्भाग्य ऐसा था जो कि कहीं का नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एक सत्ताधारी दल यह कहकर वोट मांगता था कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको नकल का अधिकार दूंगा। तो बिल्कुल जर्जर और जंग लगी हुई पटवारा प्राप्त शिक्षा व्यवस्था माननीय योगी जी को मिली थी। योगी जी कार्यकाल 1 में उन्होंने उसको पटरी पर लाया और 2 में उस पटरी पर ट्रेन बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं हम लोग, नए विकास और शिक्षा को एक मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। जी, तो शिक्षा को लगातार जिस तरीके से आपने एक मुकाम की बात की, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में, जब वो सानिध्य मिल रहा है, उधर नेतृत्व क्षमता है और इधर कार्य क्षमता है, तो उसका असर कितना दिख रहा है धरातल पर? देखिए, माननीय योगी जी ने 2022 के चुनाव से पूर्व संकल्प पत्र में ये कहा था कि मैं उन सब मंडलों में जिसमें सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है वहाँ सरकारी विश्वविद्यालय दूंगा। एक कैसी बात आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद भी इतने बड़े प्रदेश में जो कभी शिक्षा का हब रहा होगा, एक इतिहास हमारे शिक्षा का है, वहाँ पर 18 मंडलों में से 6 मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय थे ही नहीं। अब जब से योगी जी आए 2 साल के अंदर 6 मंडलों में सरकारी विश्वविद्यालय या तो निर्माणाधीन है या काम करना शुरू कर चुके हैं। तो ये तो पहली उपलब्धि। और दूसरी उपलब्धि ये कि निजी विश्वविद्यालय को आमंत्रित करके उत्तर प्रदेश में शिक्षा का प्रसार और प्रचार करना, शिक्षा का हब बन सके। तो अब पिछले 2 साल के अंदर लगभग 25 निजी विश्वविद्यालय के प्रायोजकों को या तो LOI मिल चुकी है या LOP मिल चुकी है, प्रारंभ हो चुके हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अब आ रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, JSS विश्वविद्यालय आदि आदि। और इन लोगों ने एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कराई है जी। और उस उपलब्धि की चर्चा हम ऐसे कर सकते हैं कि इससे पहले योगी जी सरकार से पहले एक भी A ग्रेड का NAC रैंकिंग में विश्वविद्यालय नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। आज सरकारी विश्वविद्यालय की पहले बात करूंगा मैं, 6 सरकारी विश्वविद्यालय NAC रैंकिंग में A++ ग्रेड पा चुके हैं, 4 A+ रैंक पा चुके हैं और 4 A रैंक पा चुके हैं। ऐसी निजी विश्वविद्यालय 4 A+ रैंक पे हैं और 4 A रैंक पर हैं। UGC की रैंकिंग भी होती है एक, उसमें उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय लखनऊ और कानपुर ग्रेड 1 रैंकिंग में आ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक रैंकिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों में से एक बन चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शैक्षिक वातावरण भी दुरुस्त हो रहा है।
एक वर्ल्ड क्लास रैंक पे आ रहा है। जी योगेन जी, वर्ल्ड क्लास रैंकिंग के जिस तरीके से आपने बात की, मेरा इसी पे सवाल है। जब आपने गुणवत्ता की बात की, आज भी हजारों लोग हैं जिनका एक सपना रहता है कि विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करें, और आप उस संदर्भ में काम भी कर रहे हैं कि जब ब्रेन ड्रेन की जब हम बात करते हैं, जब हम प्रतिभा पलायन को लेकर के बात करते हैं कि यहीं पे लोग शिक्षा ग्रहण करें, उच्च शिक्षा विदेशों की ओर ना रुख करना पड़े, इस संदर्भ में आपकी क्या कुछ कार्य योजना है, हमारे दर्शकों को बताइए। माननीय योगी जी को भी ये दर्द था कि उत्तर प्रदेश का छात्र विदेश में पढ़ने जाता है। खासतौर से जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और वहाँ से हमने यूपी के छात्रों को वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार ने मदद की और हमारे छात्र वापस आए, तो उस समय ये महसूस हुआ कि जिन कोर्सों को पढ़ने के लिए दूसरे देशों में हमारे छात्र जाते थे, वो क्यों ना हमारे यहाँ पर शुरू हो। नंबर एक, तो हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय आए और वो उनको शुरू करें। दूसरा, इस ओर भी प्रयास शुरू हो चुका कि जिन विश्वविद्यालयों को पढ़ने के लिए विदेशों में जाते थे, वो विश्वविद्यालय अपनी फैकल्टी लेकर हमारे विश्वविद्यालयों में आए और यहाँ पर वो अपने कोर्सेज चालू करें। उससे दो फायदे होंगे। एक तो जो संसाधन विहीन लोग विदेशों में जाकर नहीं पढ़ पाते थे, उनको भी यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा उस रैंकिंग की एजुकेशन लेने का। और दूसरा, हमारे यहाँ पर जब वो विश्वविद्यालय आएंगे और यहाँ पर अपना फैकल्टी चालू करेंगे, तो निश्चित रूप से देश के अन्य भागों के छात्र भी आएंगे और उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन सकेगा। जी, जब हम शिक्षा के क्षेत्र को हब बनाने की बात करते हैं और जब नई शिक्षा नीति को लेकर के बात करें, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, काफ़ी इस संदर्भ में मैंने देखा आपके नेट पर, जब मैं आने से पहले इंटरव्यू लेने के लिए, तब आपके कई ऐसे बयान भी आए थे जो काफ़ी सुर्खियों में रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। नई शिक्षा नीति बड़ी व्यापक है, लेकिन यदि हम उसको बहुत संक्षिप्त में कहना चाहें, मूल बिंदु, न्यूक्लियस ऑफ द न्यू एनईपी, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। और जब शिक्षा को संस्कार से जोड़ेंगे, संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शिक्षा, संस्कार विहीन शिक्षा शिक्षा नहीं है, मानव को पशु बनाती है। तो और दूसरा, रोजगार से जोड़ना, तीसरा तकनीक से जोड़ना। ये तीनों न्यूक्लियस की परिधि में, सरकमफ्रेंस में कार्यक्रम और पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं और उसी के अनुसार शिक्षा की पाठ्यक्रम बन रहे हैं, कार्यक्रम बन रहे हैं। और वो जब बन रहे हैं तो वहाँ पर लोग जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे, तकनीक रूप से भी पुष्ट होंगे और संस्कार युक्त होंगे ही। जब आपने तकनीक से बात की, रोजगार से आपने बात की, संस्कारों से बात की, इन तीनों का जब हम समावेश की बात करते हैं, जब हम कॉकटेल की बात करते हैं, लेकिन इसी बीच सवाल ये उठ रहा है शिक्षा को लेकर के कि लगातार जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से, उसको कैसे दूर करेंगे? ये जो बहुत बड़ी जो खाई है। देखिए, यदि किसी को जुकाम हो गया है जी और उसकी नाक काट ली जाए तो ये तो हल नहीं हुआ। अगर प्राइवेटाइजेशन में कुछ खामियां हैं तो उन खामियों को दूर करना पड़ेगा। सरकार हर काम नहीं कर सकती, सरकारी नौकरी हर सरकार नहीं दे सकती। प्राइवेट नौकरियां भी उपलब्ध कराएंगे और प्राइवेट सिस्टम को भी खड़ा करेंगे, लेकिन प्राइवेट सिस्टम में जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। जैसे मोदी जी ने जब ये कहा था कि 1 रुपया, वो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया देता है और 20 पैसे या 15 पैसे पहुंचता है। आज मोदी जी ने उस व्यवस्था को दुरुस्त किया। सिर्फ कहने से, रोने से काम नहीं चलता था कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, 20 पैसे पहुँचता है, 15 पैसे पहुँचता है। मोदी जी ने ये किया कि 1 रुपया भेजते हैं तो जनधन खाते में सीधा 1 रुपया पहुँचता है। सिस्टम को ठीक किया। ऐसे ही सिस्टम ठीक कर रहे हैं हम लोग भी कि कैसे भी शिक्षा उत्तम मिले, अच्छी मिले। और प्राइवेट लोग भी, जब प्राइवेटाइजेशन होगा शिक्षा का, उसमें प्राइवेट लोग आएंगे, प्रतिस्पर्धा अपने आप बढ़ेगी। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आदमी पे ऑप्शन होगा, ये विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय, तो जहाँ भागेगा वो, तो दूसरे लोगों को भी उस दौड़ में आगे आना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता बढ़ती है, ये हम उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। जब हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने बात की, उन्होंने भी रोजगार को लेकर के साफ तौर पर कहा कि अब आप रोजगार की बात मत करिए, अब आप रोजगार देने की बात करिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बनिए। तो जो आपकी जो शिक्षा पद्धति है, जो आप सिस्टम में जो आपने बदलाव किया, उसको आप
कितना इसमें आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा से भी रोजगार प्रोवाइड भी हो रहा है और रोजगार मिल भी रहा है। जब हम एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो जो यूनिवर्सिटी बना रहा है उसको तो अपना रोजगार का बढ़ावा कर रहा है वो, लेकिन न जाने कितने शिक्षक, न जाने कितने क्लास 3 के कर्मचारी, क्लास 4 कर्मचारी ये उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वहाँ पर। न जाने कितने आसपास कैंटीन वगैरह वगैरह जो खुलते हैं, मार्केट बनता है, एक हब बनता है तो उससे रोज़गार मिलता है। तो ये रोज़गार देने वाला तो खुद हमारा विश्वविद्यालय जो बन रहा है या महाविद्यालय बन रहे हैं वो स्वयं बन रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा भी ऐसी दी जा रही है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो ऐसे रोज़गार हों उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है जो रोज़गार परक बना सके और वो ऐसा रोजगार प्रारंभ कर सके जिससे 4 लोगों को और रोजगार दे सके, ऐसे छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो योगेंद्र जी ने साफ तौर पर किस तरीके से कहा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट की बात की है और लगातार यही बात देश के प्रधानमंत्री ने भी कही है। योगेंद्र जी, हम कुछ आपके विभाग से जुड़ी तो बात करेंगे, लेकिन कानून के भी आप अच्छे जानकार हैं, आपने LLB की पढ़ाई की है, तो आपके विभाग में उस कानून की जो बारीकियां सीखी हैं, कितना लाभ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि राजनीति करने वाले को कानून जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनता का जब सीधा वास्ता पड़ता है और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप उसको कानूनन उत्पीड़न करता है, तो यदि कोई नेतृत्व कानून जानता होगा तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की वो दादागिरी या तानाशाही को कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसलिए कानून की जानकारी ज़रूरी है। और जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है, जब कानून जानते हैं तो फिर उसके अनुसार काम करने में सुविधा भी होती है। यानी कि कोई तानाशाही आपके सामने कर नहीं सकता योगेंद्र जी? तानाशाही की हमारे चिति में नहीं है। इस देश की चिति और प्रकृति में तानाशाही है ही नहीं। जब राजतंत्र था तब भी लोकतंत्र था। कृष्ण के समय राजतंत्र था, लेकिन सुदामा सीधे कृष्ण के सिंहासन पर पहुंच सकते थे। राम के समय राजतंत्र था, लेकिन धोबी के कहने पर सीता त्यागी गई थी। ये लोकतंत्र था, इसलिए हमारी चिति में लोकतंत्र है। अच्छा, आगरा आपका क्षेत्र है किस तरीके से, और आगरा से आप विजयी होकर के आए और आपने एक बड़े विभाग को संभाल रहे हैं, आपने अपनी जनता को, आगरा की जनता को क्या रिटर्न गिफ्ट दिया? आगरा मेरा कार्यभूमि रही है, कर्मभूमि रही है। आगरा में पानी की समस्या बहुत बरसों से थी। यदि मैं कहूँ अकबर के समय से थी तो अतिशयोक्ति नहीं है। पानी के लिए मैंने लाइन लगती हुई देखी थी, पानी के लिए हर गर्मी में आंदोलन होते देखे थे। आज आगरा की जनता पानी के आंदोलन को भूल चुकी है। मैंने अपने कार्यकाल में, पिछले 12 साल के कार्यकाल में, लगभग 500 तो सबमर्सिबल पंप गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। दूसरा, गंगा जल आगरा को प्रोवाइड किया है, क्योंकि यमुना से प्रतिदिन 100 मिलियन लीटर पर डे पानी उठाया जा सकता था, जबकि आगरा की आवश्यकता 400 मिलियन लीटर पर डे की थी। अब इसकी पूर्ति कहाँ से हो? घड़े में पानी नहीं होगा, हम 10 गिलास दे दें किसी को, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। घड़े में पानी लाना था, यानी जल संस्थान को पानी देना था। तो बुलंदशहर के पालड़ा से, यहाँ से आगरा से 130 किलोमीटर दूर, वहाँ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन करके एक प्रोजेक्ट बना पड़ा हुआ था बरसों से, उसको पुनर्जीवित कराया। और 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बना जब मेरे नेता मोदी ने बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई। आज 350 मिलीलीटर पर डे गंगा जल आगरा को मिल रहा है। आगरा की पानी की समस्या समाप्त हो चुकी। पहले क्योंकि पानी खाकपति से खरकपति तक को ज़रूरत होती है, वो हुआ। दूसरा, शिक्षा और चिकित्सा, यानी पढ़ाई और दवाई। तो दवाई के लिए संसाधन युक्त व्यक्ति तो मद्रास, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई वगैरह वगैरह जा सकता था। और आगरा तो डॉक्टर्स की मंडी वैसे। हाँ, आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज, प्राचीनतम मेडिकल कॉलेजों में से एक, 3 प्राचीनतम मेडिकल कॉलेजों में से एक, दुर्दशा को प्राप्त। लेकिन आज वो बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो गया। सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने के लिए 500 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री और योगी जी, मोदी जी दोनों ने मिलकर वहाँ डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय में मिनी एम्स बन जाएगा। आगरा के लोगों को यहीं पे सब तरह की चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। तीसरा, पर्यटन उद्योग आगरा में का नींव है,
उसमें शिक्षा पर्यटन को बढ़ावा मिले। नक्षत्रशाला खोल रहे हैं हम, एक साइंस पार्क खोलने जा रहे हैं। ये दोनों डिपार्टमेंट मुझे पिछली बार अभी कुछ महीनों पहले तक थे, वहाँ से मैंने प्रस्ताव पारित कराए थे। वो खुलेगा तो शिक्षा का स्तर भी होगा ऊंचा और शिक्षक पर्यटन भी बढ़ेगा आगरा में। इसी तरीके से सांस्कृतिक विकास भी जरूरी है। आगरा का इतिहास मुग़लों का इतिहास रहा है बेशक, लेकिन मुग़लों के इतिहास से पहले भी कोई इतिहास था आगरे का, उसके बाद का भी इतिहास था, और इस बीच में भी शिवाजी महाराज का इतिहास था। शिवाजी महाराज ने उस समय की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत औरंगजेब थी, उसके मुंह पे तमाचा मारकर उसकी जेल तोड़ के निकले थे। 70 साल हो गए, आज तक कोई स्मारक नहीं है उनका। मैंने उस जगह को खोजा जहाँ पर वो कैद किए गए थे, उसको एक स्मारक बनाने के लिए माननीय योगी जी से बात हो चुकी है, वो तैयार हैं। स्मारक बनेगा, आने वाली नस्लें प्रेरणा लेगी, एक पर्यटन स्थल बनेगा और प्रेरणा स्थल बनेगा। तो ये विकास हम चला रहे हैं। सरकार में भी आपकी अहम भूमिका है। अगर बात करें योगी जी, आपके काम की काफ़ी सार्वजनिक मंचों से जब शिक्षा के उत्कृष्ट योगदान की बात होती है तो आपकी सराहना करते हैं। तो कैसे संगठन में किस तरीके से क्या कुछ योगदान और आपका आने वाले समय में देखा जा सकता है? देखिए, अब योगी जी के कुशल नेतृत्व में और प्रभावशाली नेतृत्व में हमको काम करने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि वो एक विजनरी लीडरशिप है उनके पास। वैसा विजनरी लीडर कम मिलते हैं, या तो हमने मोदी जी को देखा या योगी जी को देखा। लेकिन अब जहाँ संगठन की जहाँ तक जिम्मेदारी है, जो हमारा संगठन जहाँ तय करेगा, हम संगठन के सिपाही हैं, वहाँ काम करेंगे, चाहे ये डिपार्टमेंट दे या संगठन की जिम्मेदारी दे, ये उनके ऊपर। संगठन की जिम्मेदारी की अगर बात करें, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के बात करें तो 80 की 80 सीटों को लेकर के दावे किए जा रहे थे, वादे किए जा रहे थे, लेकिन अब पार्टी में भी, आपके संगठन में भी मंथन चल रहा होगा। आखिर लूप होल्स कहाँ पे रह गए, चूक कहाँ पर हो गई और इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, इस चुनाव में जो थोड़ा आशा के विपरीत परिणाम आए, उनके 2-4 कारण में समझ में आता है। बाकी तो हमारे नेतृत्व बहुत बारीकी से उसकी समीक्षा कर रहा है और करनी चाहिए भी। एक तो गर्मी एक कारण था, क्योंकि चुनाव का लंबा खिंचना और गर्मी का प्रभाव होना। एक स्वाभाविक जो नेचुरल वोटर है हमारा, वो थोड़ा सुविधा भोगी है, उसका गर्मी में निकलना के में हिचक आती है। और हमारे अपोजिट वोटर है, वो जुनून के साथ वोट डालता है, ये उनके लिए प्लस पॉइंट था, हमारे लिए हमारा माइनस पॉइंट हो गया। दूसरा, कुछ मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि जो कैंडिडेट थे, एंटी इनकम्बेंसी पहली बार मैंने देखा सरकारों के प्रति नहीं थी, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी थी। मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी थोड़ी बहुत, तो कैंडिडेट्स के लिए थी। कैंडिडेट्स बदलने चाहिए थे, कुछ जगह कैंडिडेट अगर बदलते तो परिणाम अच्छे आते। और कार्यकर्ताओं ने पूरे कार्यकर्ता से लेकर नेतृत्व, सब ने बड़े हिम्मत से काम किया, सब मेहनत से काम किया, लेकिन आशा के विपरीत थोड़े से परिणाम आए। आगे सब दुरुस्त हो जाएगा, आगे दुरुस्त होगा। लेकिन एक चीज़ ये फैक्टर रहा क्या कि विपक्ष अपनी बात रखने में कामयाब रहा जनता के बीच, और सरकार पहुंचा नहीं पाई अपनी योजनाएं, क्योंकि योजनाएं तो हर वर्ग के लिए की गई हैं, तमाम सारी, उनका लाभ मिल भी रहा है, लेकिन पहुंचा नहीं पाए अपनी बात। क्या विपक्ष प्रोपोगंडा करने में और दुष्प्रचार करने में सफल हो गया, इसमें मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं कि संविधान को बदल देंगे। हमारा कार्यकर्ता शायद इस बात को समझा नहीं पाया कि संविधान बदलने की, जबकि हमारे नेतृत्व ने पूरे मंचों से कहा कि संविधान बदलने की कोई मंशा नहीं है हमारी, और ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो अपने कतिपय कारणों से अपनी बात को नीचे पहुंचाने में सफल हो गया कि भाजपा आई तो संविधान बदल देगी। और दूसरा कि जो उन्होंने दुष्प्रचार किया, वो दुष्प्रचार में अब जैसे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, वो कहते रहे भ्रष्टाचार बढ़ गया। जब राजीव गांधी ये कहते थे 20 पैसे पहुंचता है तब भ्रष्टाचार था, जब मेरा नेता कहता है 1 रुपया भेजता हूँ 1 रुपया पहुंचता है तब भ्रष्टाचार है। तो हम शायद ये अपनी बात समझाने में सफल नहीं हुए कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया और उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया था। तो अगर ये सफल होते तो और अच्छे परिणाम आते। चलिए, तो राजनीति की बात थी, हम TV27 न्यूज़ हैं, हमारे लिए देश सबसे पहले, और जब हम देश सबसे पहले की बात करते हैं तो राजनेताओं को भी हम सर्वोपरि रखते हैं। एक सवाल जब मैं
इंटरव्यू आपका करने से पहले आ रहा था तो मुझसे कई लोगों ने कहा आप योगेंद्र जी से ये सवाल पूछिएगा उच्च शिक्षा में जो अभी भर्तियां कब निकल रही, वैकेंसी कब निकल रही है कब, तो मैंने उन्हीं दर्शकों का ये सवाल आपसे पूछा है। ऐसा उच्च शिक्षा में पिछले दौरान भी वैकेंसी होती रही। जब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 6 सरकारी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, 20-25 से लेकर उसमें से काफ़ी प्रारंभ हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ लेक्चरार भी भर्ती होंगे, वहाँ पर क्लर्क भी होंगे, वहाँ पर 4th क्लास कर्मचारी भी होंगे। तो वहाँ मेरा एक मोटा मोटा अंदाज है कि लगभग पिछले 2 साल में 2-2.5 हज़ार लोग हम लोगों ने सीधे इन नए सिस्टम में भर्ती किए, बाकी कुछ और भी किए हैं। अल्पसंख्यक कॉलेजों की जो भर्तियाँ रुकी पड़ी थी वो पिछले दौरान शुरू हुई हैं। अब हमारा नया शिक्षा आयोग बन गया है। ये नया शिक्षा आयोग एक झंडे के नीचे, एक परचम तले माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा सबकी भर्तियां करेगा और बड़े तेज़ी से भर्तियां शुरू होंगी। चूँकि वो शिक्षा आयोग चुनाव आने से कुछ दिनों पहले ही गठित हुआ था, इसलिए आचार संहिता के कारण काम करने में थोड़ी देर हुई, अब वो शुरू हो जाएगा। तो योगेंद्र जी की आगे की क्या नीतियां, जरा इस पर भी मैं एक टिप्पणी चाहूँगा छोटी सी। आगे उच्च शिक्षा को जो माननीय योगी जी का एक सपना है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक उच्च शिक्षा पहुँचे, हर जिले में एक विश्वविद्यालय का गठन हो, वहाँ पर निर्माण हो, और उसके लिए उन्होंने हम लोगों को डायरेक्शन दिया है नई शिक्षा नीति और नई विश्वविद्यालय की नीति बनाने की, और लोग बना रहे हैं, जिसमें बहुत आकर्षक इंसेंटिव्स रखे हैं हमने प्रायोजक संस्थाओं के लिए, और उससे वो आकर्षित होंगे असेवित जिलों में भी उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय खोलने के लिए। जब विश्वविद्यालय खुलेंगे तो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर भी उच्च शिक्षा पहुंचेगी। और शिक्षा, जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, शिक्षित हो जाएगा तो स्वयं समृद्धता की ओर भी बढ़ेगा, ये निश्चित है। तो जिस अंतिम छोर की बात की योगेंद्र जी ने, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी तो उसी अंत्योदय की बात करते थे, और बीजेपी भी उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं काम करती आ रही है। और लाभ अंत्योदय का तभी मिले जब अंतिम छोर में व्यक्ति जो खड़ा है उसको भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। एक चलते चलते TV27 न्यूज़ के दर्शकों के लिए योगेंद्र जी की तरफ से क्या संदेशा होगा? मैं आपके माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे नेता मोदी जी ने एक विज़न दिया है देश को कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। अभी तक विकासशील राष्ट्रों में भारत पिछले पायदान पे था। पिछले दिनों मोदी जी के शासन में वो पहले 3 पायदान पे पहुंचा है और विकासशील देशों में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। विकसित भारत बने, इसके लिए जो जहाँ खड़ा है व्यक्ति, जो जिम्मेदारी राष्ट्र ने उससे ली है या राष्ट्र ने उसको दी है, उसको विकसित भारत निर्माण में अपना योगदान दे, यही आपसे के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद TV27 न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये तो थे हमारे इस खास कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए और एक संदेशा भी दिया किस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग लगातार जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो रिक्तियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं, और संगठन के साथ और सरकार के साथ किस तरीके से मिल करके काम कर रहे हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।